हेलो बच्चों, जैसा कि हम लोग क्लास 11th का हर एक सब्जेक्ट का यानी हर एक सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे हैं, उसी सेशन में आज उसी सीरीज में हम लोग आज क्लास 11th का अकाउंट्स का तीसरा चैप्टर का डिस्कशन करेंगे। तीसरा चैप्टर क्या है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो इस चैप्टर से जो अच्छे क्वेश्चंस होंगे, जैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं वैसे क्वेश्चन का हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं बिना देर किए हुए इस सेशन को। आज का जो पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, वो कहता है द पॉलिसी एंटिसिपेट नो प्रॉफिट। क्या कहता है? नो प्रॉफिट एंड प्रोवाइड्स फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस अराइज ड्यू टू। क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन कहता है कि वो कौन सा पॉलिसी है अकाउंटिंग का, वो कौन सा कॉन्सेप्ट है जो ये कहता है कि फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट को अभी आप प्रॉफिट मत मानिए, उसको आप प्रॉफिट मान करके रिकॉर्ड मत कीजिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में कोई लॉस होने वाला है, उसको अभी ही लॉस मान लीजिए, उसको लॉस मान लीजिए। फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट को अभी प्रॉफिट मत मानिए, लेकिन फ्यूचर में होने वाले लॉस को अभी लॉस मान लीजिए। अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में लॉस होने वाला है तो उसको अभी ही लॉस मान लीजिए। ये कौन सा पॉलिसी अकाउंटिंग का कहता है? तो बच्चों याद रखना, एक कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट कहता है। कौन सा कॉन्सेप्ट कहता है? अकाउंटिंग का एक कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट है। वो कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर फ्यूचर में कोई लॉस होने वाला है तो उसको अभी ही क्या कर लो? लॉस मान लो। तो देखो यहां पर ऑप्शन होगा कंजर्वेटिज्म। तो ये सेकेंड ऑप्शन हम लोगों का इसका सही आंसर होगा। क्या है ऑप्शन? कहता है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। तो कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म जो है, यही कॉन्सेप्ट कहता है कि फ्यूचर में होने वाले लॉस को अभी ही लॉस आप मान लीजिए। अगला सवाल देखते हैं आज का। अगला सवाल कहता है बाबू, रेवेन्यू इज जनरली रिकॉग्नाइज व्हेन, यानी आप इनकम कब मान लेते हैं किसी चीज को? पहला, जब प्रोडक्शन कर लेते हैं। कोई वस्तु का प्रोडक्शन कर लेंगे तो जैसे ही सब वस्तु बना लेंगे तो क्या उसको आप इनकम मान लेंगे? नहीं, जब तक आप उसको बेच नहीं देंगे, डिलीवर नहीं कर देंगे, यानी जो खरीदने वाले हैं उसको जब तक आप दे नहीं देंगे तब तक आप उसको इनकम नहीं मान सकते। तो कब इनकम मानते हैं? जब उस गुड्स को, जब उस प्रोडक्ट को हम डिलीवर कर देते हैं, ठीक है, तब उसको हम लोग क्या मानते हैं बाबू? इनकम मानते हैं। तो पहला कहता है क्या प्रोडक्शन करते हैं तब? नहीं। कोई ऑर्डर कर दिया आपको कि हमको इतना प्रोडक्ट चाहिए, आपका इतना वस्तु चाहिए आपका, तो अगर हम आपको ऑर्डर किए, आप एक मान लीजिए प्रोड्यूसर थे, हम आपको ऑर्डर किए कि इतना वस्तु हमको चाहिए, तो मेरा ऑर्डर करते आप उसको इनकम मान लीजिएगा? नहीं, जब तक आप मेरे पास सामान भेजिएगा नहीं, मेरे को सामान मिलेगा नहीं, तब तक वो आपका इनकम नहीं है। तो तीसरा ऑप्शन जो है वो सही आंसर होगा, गुड्स आर डिलीवर्ड। जब गुड्स डिलीवर्ड आप कर देते हैं, भेज देते हैं मेरे पास, तब वो उसको आप क्या कर सकते हैं? इनकम मान सकते हैं। एक अच्छा लास्ट ऑप्शन था जब कैश रिसीव, जब पैसा मिल जाएगा तब। नहीं बच्चों, याद रखना, अक्रूवल कॉन्सेप्ट ऐसा कहता है कि पैसा आपको मिले चाहे ना मिले, आप किसी को सामान बेच दिए हैं तो आपको उसको इनकम मान लेना है। भले पैसा 2 साल बाद भी मिले, फिर भी उसको अभी ही इनकम मान लेना है। फिर से ध्यान से सुनना, हम समझा रहे हैं। अगर कोई वस्तु आप आज बेचे हैं, उसका पैसा आपको अगले साल मिलेगा, फिर भी उसको इसी साल का इनकम मान लेना है। 2025 में आप कोई वस्तु बेचे, पैसा मान लो उसका 2026 में मिलने वाला है, तो उसका जो वैल्यू है बाबू, उसको 2025 में ही आपको इनकम मान लेना है, 26 का इनकम नहीं मानना है। जब बेचे तभी इनकम मान लेना है, पैसा कब मिले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट है। तीसरा क्वेश्चन कहता है बच्चों, अकॉर्डिंग टू गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट द बिजनेस एंटिटी विल बी एग्जिस्टेंस फॉर। इसके लिए पहले आपको जानना होगा कि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट होता क्या है। बच्चों, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है एक अकाउंटिंग का। इस कॉन्सेप्ट का ऐसा मानना है, एक कॉन्सेप्ट ऐसा कहता है, ये मानता ऐसा है कि अगर कोई बिजनेस, कोई ऑर्गेनाइजेशन एक बार शुरू हो गया
तो वो अनलिमिटेड टाइम तक चलते रहेगा। ये कौन कहता है? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कहता है। जैसे मान लो कि मैं एक बिजनेस शुरू कर रहा हूं, मेरा बिजनेस शुरू किया गया, हम एक बिजनेस शुरू किए हैं, तो ऐसा मान लेना होता है हम लोगों को कि बिजनेस मेरा आजीवन जो है वो चलते रहेगा, बंद नहीं होगा। ठीक है, तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट कहता है अकाउंटिंग का? तो ये जो है, ये जो गोइंग कंसर्न जो है, इसका मतलब यही होता है बाबू कि अनिश्चित काल तक हम लोगों का बिजनेस जो है वो क्या होगा? चलते रहेगा। क्या बताया? फिर से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है कि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट जो है क्या कहता है? क्वेश्चन का पूछने का मतलब यही है कि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है। तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है बाबू, ऐसा मान लिया जाता है अकाउंटिंग में कि अगर आपको एक बिजनेस को शुरू किए हैं तो बिजनेस आपका कंटिन्यू चलते रहेगा, वो बंद जल्दी नहीं होगा। ये कौन कहता है? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कहता है सर। अगला क्वेश्चन कहता है प्रोविजन इज मेड फॉर डिस्काउंट अकॉर्डिंग टू। डिस्काउंट के लिए प्रोविजन बनाया जाता है किसके अनुसार? प्रोविजन फॉर डिस्काउंट क्या है सर? कहता है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट का मतलब होता है बच्चों कि अगर आपको लगता है कि आप किसी व्यक्ति से पैसा लेने वाले हैं या आप किसी को व्यक्ति को पैसा देने वाले हैं, मान लीजिए, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? प्रोविजन बना सकते हैं। तो यहां कहता है कि बट्टे पर प्रावधान बनाया जाता है, प्रोविजन इज मेड फॉर डिस्काउंट अकॉर्डिंग टू। डिस्काउंट के लिए प्रोविजन बनाया गया, तो ये किसके अनुसार? तो याद रखना बच्चों, ये हम लोगों का कंजर्वेटिज्म के अनुसार होता है। किसके अनुसार होता है? कंजर्वेटिज्म के अनुसार होता है, क्योंकि कंजर्वेटिज्म ही कहता है कि फ्यूचर में अगर आपको लगता है कि आप डिस्काउंट देने वाले हैं तो आपके लिए लॉस कहलाएगा। तो आपको अगर मालूम है कि फ्यूचर में हम डिस्काउंट देंगे यानी फ्यूचर में आपका लॉस होगा, तो फ्यूचर में अगर लॉस होगा तो उसको अभी ही लॉस मान लेने कौन सा कॉन्सेप्ट कहता है? अभी बताए थे पहला क्वेश्चन में आपको कि वो कंजर्वेटिज्म कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है फुल नेम ऑफ GAAP। इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है बच्चों जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ये तीसरा हम लोगों का इसका सेकेंड जो है ये हम लोग का करेक्ट आंसर होगा। GAAP का फुल फॉर्म क्या होता है? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग इज एडॉप्टेड बाय अ बिजनेसमैन। अगर एक बिजनेसमैन आप हैं तो अकाउंटिंग, कौन सा अकाउंटिंग को आप फॉलो करेंगे? अकाउंटिंग का अलग अलग ब्रांच होता है बच्चों। कॉस्ट अकाउंटिंग होता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है, टैक्स अकाउंटिंग होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है। तो बच्चे, आप अगर एक बिजनेसमैन है या कोई बिजनेसमैन है तो किस अकाउंटिंग को वो जनरली फॉलो करता है? तो याद रखना, बिजनेसमैन जो है वो जनरली फाइनेंशियल अकाउंटिंग को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग को। तो बी नंबर जो ऑप्शन है ये हम लोगों का इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कहता है ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन एंटिटी अकाउंटिंग प्रोड्यूस फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विथ विच बेसिस अकाउंटिंग। विच बेसिस अकाउंटिंग कहता है, समझना क्वेश्चन को समझना। कहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाया जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो तैयार किया जाता है, वो अकाउंटिंग का किस बेसिस पे तैयार किया जाता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है सर? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का, कोई भी बिजनेस का आप प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं, आप देखते हैं कि उस बिजनेस में कितना असेट्स है, कितना लायबिलिटी है, यानी उस बिजनेस का ओवरऑल परफॉर्मेंस आप जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं? उसका एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं, वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहलाता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मींस
कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस निकालना और उसका एसेट्स और लायबिलिटी का कितना वैल्यू प्रेजेंट टाइम में है उसको डिस्क्लोज करना, उसको दिखाना ही क्या कहलाता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहलाता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है बच्चों, वो एक सर्टेन पीरियड का होता है, एक निश्चित समय का होता है। उन एक निश्चित समय दो तरीका का हो सकता है, यानी दो बेसिस पे हम लोग लेते हैं, क्योंकि ईयर दो टाइप का होता है, आप जानते होंगे। एक होता है फाइनेंशियल ईयर और एक होता है कैलेंडर ईयर। आप जानते हैं फाइनेंशियल ईयर किसको कहते हैं और कैलेंडर ईयर किसको कहते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो आपको मैं बता रहा हूं, वह ईयर, वह साल जो शुरुआत होगा 1 जनवरी को और लास्ट होगा 31 दिसंबर को, उस ईयर को बाबू कैलेंडर ईयर कहा जाता है। जबकि वह ईयर जो शुरुआत होगा 1 अप्रैल को और लास्ट होगा 31 मार्च को, उसको अकाउंटिंग ईयर या फाइनेंशियल ईयर कहा जाता है। ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किया जाता है बाबू, कोई एक सर्टेन पीरियड का होता है, एक निश्चित समय का होता है, जो कि जनरली 1 अप्रैल से 31 मार्च अब चलता है। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो अकाउंटिंग पीरियड होगा। एक अकाउंटिंग पीरियड का हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, अ कॉन्सेप्ट दैट अ बिजनेस इंटरप्राइजेज विल नॉट बी सोल्ड और लिक्विडेटेड इन द नियर फ्यूचर इज नोन एज। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है क्या कॉन्सेप्ट, वह कौन सा कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग का जो ये कहता है कि बिजनेस जो है नियर में यानी जल्दी में अभी बंद नहीं होने वाला है। अभी हम लोग थोड़ा देर पहले एक कॉन्सेप्ट की बात किए थे, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट की। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कहता है कि बिजनेस अगर एक बार शुरू हो गया तो अब जल्दी बंद नहीं होगा। वही क्वेश्चन को देखो, ये उल्टा करके पूछा है। ये क्या पूछा है? ये पूछा है कि कौन सा कॉन्सेप्ट ऐसा कहता है कि नियर फ्यूचर यानी अब जल्दी में वो बंद नहीं होगा या समाप्त नहीं होगा। ये कौन सा कॉन्सेप्ट कहता है? तो बच्चों गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कहता है। यही वो कॉन्सेप्ट है जो कहता है बिजनेस शुरू हो गया तो लगातार चलते रहेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और अगर कहीं समझने में परेशानी हो रहा हो, आपको अगर लगता हो कि नहीं सर आप इस तरीके से इसको समझाएं तो हम लोगों को ज्यादा समझ में आएगा, आपका अगर कोई सजेशन हो तो आप मुझे जरूर दे सकते हैं। वैसे मैं कोशिश तो यही कर रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन, द इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का इंपॉर्टेंस, उसका महत्व किसके लिए है ये पूछा है। किसके लिए वो महत्वपूर्ण है? यानी मेरे लिए वो फायदेमंद है, आपके लिए वो फायदेमंद है। किसके लिए फायदेमंद है वो? क्या वो इन्वेस्टर के लिए फायदेमंद है? इन्वेस्टर मतलब समझ रहे हैं, जो उस बिजनेस में उस ऑर्गेनाइजेशन में पैसा लगाया है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इन्वेस्टर कहते हैं। ठीक है। क्या वो अकाउंटेंट के लिए इंपॉर्टेंस है? क्या वो ऑडिटर के लिए इंपॉर्टेंट है या सबके लिए? तो इसका जो आंसर होगा वो ऑल ऑफ दीज होगा, सबके लिए। इन्वेस्टर मतलब समझे, जो कंपनी में जो बिजनेस में पैसा लगाता है, कैपिटल इन्वेस्ट करता है, उसको इन्वेस्टर कहते हैं। लेखापाल मतलब समझ रहे हैं, अकाउंटेंट जो अकाउंटिंग का काम करेगा, बिजनेस का हिसाब किताब का काम करेगा। एक नया चीज है यहाँ पर ऑडिटर। ऑडिटर जानते हैं कौन होता है? ऑडिटर किसको कहते हैं मैं आपको समझाता हूं। एक एग्जाम होता है बाबू सीए का, चार्टेड अकाउंटेंट का। तो जो व्यक्ति चार्टेड अकाउंटेंट का एग्जाम क्वालिफाई करता है, वही व्यक्ति क्या करता है? फ्यूचर में एक ऑडिटर बनता है। ऑडिटर क्या होता है सर? अकाउंटेंट के द्वारा, अकाउंटेंट समझ रहे हैं जो हिसाब किताब कर रहा है, उसके द्वारा जो अकाउंटिंग किया गया, हिसाब किताब किया गया, वो हिसाब किताब सही किया गया है या नहीं, उसको जो व्यक्ति जांच करता है, उस जांच करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? ऑडिटर कहते हैं। मतलब समझे, आप अगर एक अकाउंटेंट हैं,
आप किसी कंपनी का अकाउंटिंग का काम कर रहे हैं, उस कंपनी का पूरा हिसाब किताब देख रहे हैं, प्रॉफिट लॉस निकाल के दिखा रहे हैं, तो जो प्रॉफिट लॉस आप निकाले वो आप सही निकाले हैं या नहीं, कुछ गलत तो नहीं किए हैं आप, उसको जो व्यक्ति जांच करेगा वो व्यक्ति ऑडिटर कहलाता है। और ये कौन होता है? तो वह व्यक्ति जो चार्टेड अकाउंटेंट एग्जाम क्वालिफाई करता है, जिसको चार्टेड अकाउंटेंट जो इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा मेंबरशिप मिलता है, वही व्यक्ति ऑडिटर कहलाता है। ज्यादा डिटेल्स में यहां नहीं पढ़ेंगे हम लोग। आगे कहता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर, अच्छा इसका आंसर बताइए आपको। हाँ, अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर जनरली बेस्ड ऑन, अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है, अकाउंटिंग का जो सिद्धांत है वो किस पर बेस्ड है? तो अकाउंटिंग का जो सिद्धांत है, अकाउंटिंग का जो प्रिंसिपल्स है बच्चों, वो प्रैक्टिकलिटी पर डिपेंड करता है, व्यवहारिकता पर डिपेंड करता है कि कैसे आप प्रैक्टिकल अप्रोच कर रहे हैं, कैसे आप अकाउंटिंग को फॉलो कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं आप अकाउंटिंग में। ठीक है, डिफरेंट लोग थोड़ा सा कुछ डिफरेंट करते भी हैं, तो उस पर डिपेंड करता है। तो इसका आंसर प्रैक्टिकलिटी होगा। नेक्स्ट कहता है अंडर विच कॉन्सेप्ट टोटल कॉस्ट ऑफ द पीरियड शुड बी चार्ज फ्रॉम इनकम। कौन सा कॉन्सेप्ट के अनुसार? कहता है कि अंडर विच कॉन्सेप्ट टोटल कॉस्ट मतलब एक्सपेंसेज, और शुड बी चार्ज फ्रॉम इनकम, किस कॉन्सेप्ट के अनुसार जो खर्चा है उसको इनकम से कंपैरिजन किया जाता है, तुलना किया जाता है। बाबू आप खर्चा को इनकम से तुलना करेंगे तब ना आपको पता चलेगा कि आपके बिजनेस में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में इनकम हुआ है कि नहीं हुआ है। तो कौन सा कॉन्सेप्ट कहता है? तो अकाउंटिंग का एक कॉन्सेप्ट है बाबू, वो कॉन्सेप्ट कहता है कि इनकम और एक्सपेंसेस दोनों का आप कंपैरिजन कीजिए और तब आप पता कीजिए कि आपका एक्चुअल प्रॉफिट कितना हुआ है। तो वो जो कॉन्सेप्ट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मैचिंग कॉन्सेप्ट कहेंगे। मैच करवाता है किसमें? इनकम और एक्सपेंसेज में। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज इज इंक्लूडेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर अकॉर्डिंग टू विच कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन समझना। क्वेश्चन कहता है बच्चों, ध्यान से देखना क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहता है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज जो होता है उसको प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाया जाता है, यानी उसको एक्सपेंसेज में दिखाया जाता है। किस कॉन्सेप्ट के अनुसार? कौन सा कॉन्सेप्ट ऐसा कहता है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज को भी हम लोग क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि अक्रूवल कॉन्सेप्ट कहता है। कौन सा कॉन्सेप्ट? अक्रूवल कॉन्सेप्ट जो है वो कहता है कि जितना भी खर्चा हो गया, ध्यान से सुनना, अक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या होता है वो मैं समझा रहा हूं आपको। अक्रूवल कॉन्सेप्ट वह कॉन्सेप्ट है बच्चों जो ये कहता है कि आपका जितना भी करेंट ईयर में जितना भी आपके नाम से खर्च हो गया उसको आप खर्च में लिख दीजिए, चाहे आप उसका पेमेंट किए हो चाहे आप उसका पेमेंट नहीं किए हो। जैसे मान लो कि हम एक बिल्डिंग को रेंट पर लिए हुए हैं, उसका रेंट हम इस साल नहीं पेमेंट कर पाए, हम सोचे हैं कि अब उसका अगला साल पेमेंट करेंगे। तो अक्रूवल कॉन्सेप्ट कहता है वो जो रेंट है उसको आप इसी साल का खर्चा मान लीजिए, चाहे आप पैसा पेमेंट किए हैं चाहे पैसा पेमेंट नहीं किए हैं। ये कौन कहता है बच्चों? अक्रूवल कॉन्सेप्ट कहता है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज को करंट ईयर में ही, करंट ईयर मतलब जिस साल का वो खर्चा है उसी साल उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख दिया जाए। ये कौन सा कॉन्सेप्ट कहता है? ये हम लोगों का अक्रूवल कॉन्सेप्ट कहता है बच्चों। कौन कहता है? अक्रूवल कॉन्सेप्ट कहता है। तो सी नंबर हम लोगों का करेक्ट आंसर होगा इसका। कुछ बच्चे हो सकता है ये भी नहीं जान रहे होंगे, कुछ को ये भी मालूम नहीं होगा कि सर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज का मतलब क्या होता है। सर भाई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज वह एक्सपेंसेज होता है जिसका पेमेंट हम लोग टाइम पर नहीं करते हैं।
जब किसी एक्सपेंसेस, जब किसी खर्च का पेमेंट हम टाइम पर नहीं करते हैं तो वही एक्सपेंसेज मेरे लिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज कहलाता है। आउटस्टैंडिंग मतलब होता है बकाया, जो खर्चा आप बाकी रख लिए, पेमेंटे नहीं किए टाइम पर, उसको कहा जाता है बच्चों आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज। अगला क्वेश्चन कहता है अकॉर्डिंग टू विच कॉन्सेप्ट द प्रोविजन फॉर बैड एंड डॉटफुल डेट्स इज डन। किस कॉन्सेप्ट के अनुसार प्रोविजन फॉर बैड एंड डॉटफुल डेट्स बनाया जाता है? प्रोविजन फॉर बैड एंड डॉटफुल डेट्स होता क्या है, पहले थोड़ा सा हम आपको समझाते हैं। अगर आपको लगता है बाबू कि किसी के पास मेरा पैसा डूबने वाला है, डूबने वाला मतलब समझ रहे हैं, आप किसी के पास कोई सामान बेचे हैं और आपको लग रहा है कि वो आदमी ना पैसा लेके मेरा भाग जाएगा, नहीं देगा टाइम पर, ऐसा आपको फील हो रहा है, महसूस हो रहा है कि जिसके पास आप सामान बेचे थे वो पैसा नहीं देगा या कम देगा। ऐसा कभी कभी लगता है ना कि उसका स्थिति बहुत खराब चल रहा है, हम बेच तो दिए उसके पास सामान, लेकिन लग रहा है हमको, ऐसा फील हो रहा है कि वो हमको पैसा नहीं देगा, यानी पैसा मेरा उसके पास डूब सकता है। तो अगर हम लोगों को लगता है बाबू कि फ्यूचर में मेरा पैसा डूब सकता है उसके पास, तो उसको हम अभी ही लॉस मान लेते हैं, उसको अभी ही क्या करते हैं, लॉस मान लेते हैं, क्योंकि फ्यूचर में होने वाला लॉस है वो। ठीक है, तो किस कॉन्सेप्ट के अनुसार हम लोग उसको लॉस मान लेते हैं? कंजर्वेटिज्म के अनुसार। किसके अनुसार? कंजर्वेटिज्म के अनुसार। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? क्वेश्चन बोला था अकॉर्डिंग टू विच कॉन्सेप्ट द प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एंड डॉटफुल डेट्स इज डन। प्रोविजन फॉर बैड एंड डॉटफुल डेट्स जो बनाया जाता है वो कंजर्वेटिव कन्वेंशन के अनुसार, इसके अनुसार बनाया जाता है। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का एक शॉर्ट मीनिंग आप याद रखना, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का मतलब होता है पैसा भविष्य में डूबने की संभावना, उसी को कहा जाता है प्रोविजन फॉर बैड एंड डॉटफुल डेट्स। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है अंडर विच कन्वेंशन द विंडो ड्रेसिंग इज प्रोहिबिटेड। किस प्रथा के अंतर्गत विंडो ड्रेसिंग वर्जित है? विंडो ड्रेसिंग क्या होता है सर? गलत सही दिखाना, समझ रहे हैं, गलत सही दिखाना। गलत गलत आप इनकम दिखा दिए, जैसे मान लीजिए आपको बैंक से लोन लेना है, तो बैंक आपको लोन कब देगा? जब बैंक को लगेगा कि आप पैसा उसका आसानी से रिफंड कर देंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे आप दिखा देंगे कि मेरे पास बहुत सारा एसेट्स है, गलत दिखा दिए आप, सही नहीं दिखाए, तो उसको कहा जाता है विंडो ड्रेसिंग। मतलब पर्दे के पीछे कुछ और पर्दे के आगे कुछ। ठीक है, एक्चुअल में कुछ था और आप दिखा कुछ और दिए, सो कुछ और कर दिए, तो उसको कहा जाता है विंडो ड्रेसिंग। तो क्वेश्चन यहां पूछा था अंडर विच कन्वेंशन द विंडो ड्रेसिंग इज प्रोहिबिटेड, किसके अनुसार उस पर रोक लगा हुआ है? तो वो भी इसी के अनुसार, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट जो है इसके अनुसार उस पर रोक लगाया हुआ है, वर्जित है वो। अगला क्वेश्चन कहता है अकॉर्डिंग टू विच कॉन्सेप्ट प्रोप्राइटर ऑनर ऑफ द बिजनेस इज ट्रीटेड एज क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस। क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन कहता है कि किस कॉन्सेप्ट के अनुसार बिजनेस का जो ओनर होता है, किस कॉन्सेप्ट के अनुसार बिजनेस का जो ओनर होता है उसको क्रेडिटर माना जाता है? एक कॉन्सेप्ट है बच्चों, याद रखना अकाउंटिंग में, बिजनेस इंटिटी कॉन्सेप्ट, या इसको सेपरेट इंटिटी कॉन्सेप्ट भी कहते हैं हम लोग। क्या है ये कॉन्सेप्ट? तो सेपरेट इंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है बच्चों कि ओनर एक अलग व्यक्ति होता है और बिजनेस एक अलग होता है, दोनों का अस्तित्व अलग अलग है। किसका किसका? ओनर का और बिजनेस का, दोनों का अस्तित्व अलग अलग है। दोनों का अस्तित्व अलग अलग है कहने का मतलब हुआ बच्चों कि बिजनेस अलग है और उसका जो मालिक है वो अलग है। हो सकता है कि मालिक डेथ कर जाए तो भी बिजनेस चलते रह जाएगा, हो सकता है बिजनेस बंद हो गया तो भी एक वो मालिक जो है वो रहेगा। तो दोनों का पहचान अलग अलग है, दोनों का अस्तित्व अलग अलग है। ऐसा कौन कहता है? सेपरेट इंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है। सेपरेट इंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि बिजनेस अलग है और ओनर अलग है, इसीलिए जो ओनर है उसको जस्ट लाइक क्रेडिटर माना जाता है। क्या माना जाता है? उसको क्रेडिटर माना जाता है। तो किसके अनुसार? इंटिटी कॉन्सेप्ट के अनुसार।
या इसको आप बोल सकते हो सेपरेट इंटिटी कॉन्सेप्ट के अनुसार। किसके अनुसार? सेपरेट इंटिटी कॉन्सेप्ट के अनुसार। ठीक है, अगला सवाल देखिए हम लोग। कहता है इनकम इज मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ, आय का आकलन किस आधार पर किया जाता है? मैचिंग कॉन्सेप्ट के अनुसार, कंसिस्टेंसी के अनुसार, कॉस्ट के अनुसार, नन ऑफ दीज। तो अभी बताए थे आपको ये मैचिंग के अनुसार। इनकम और एक्सपेंसेस का कंपैरिजन करते हैं, मैच करते हैं, तब हम लोगों को प्रॉफिट पता चलता है। अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ दीज इज नॉट अ फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन, इसमें से कौन सा है जो फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन नहीं कहलाता है? तो बिल्कुल याद करना पड़ेगा बच्चों। बाबू याद रखना, गोइंग कंसर्न जो है ये फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है, ये नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो डी नंबर हम लोगों का करेक्ट आंसर होगा। कॉन्सेप्ट ऑफ मैटेरियलिटी ये फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन नहीं है बच्चों, याद रखना। अगला क्वेश्चन की ओर जाए हम लोग। कहता है प्रिंसिपल्स ऑफ कंजर्वेटिज्म टेक्स इनटू अकाउंट, कंजर्वेटिज्म किसके लिए हम लोग यूज करते हैं? तो फ्यूचर का लॉस के लिए। पहला ऑप्शन ऑल फ्यूचर प्रॉफिट, नहीं, प्रॉफिट के लिए नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस दोनों बोला है तो ये गलत हो जाएगा। लॉस के लिए तो होता है लेकिन प्रॉफिट के लिए नहीं होता है, इसलिए इसको हम लोग नहीं बोलेंगे। दूसरा ऑल फ्यूचर प्रॉफिट एंड नॉट लॉस, ये भी नहीं यार, नॉट लॉस बोल दिया है। तीसरा ऑल फ्यूचर लॉसेस एंड नॉट प्रॉफिट, हाँ सिर्फ फ्यूचर का लॉस के लिए, प्रॉफिट के लिए नहीं, सिर्फ फ्यूचर का लॉस के लिए हम लोग कंजर्वेटिज्म को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट कहता है अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म द क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म, कंजर्वेटिज्म के अनुसार क्लोजिंग स्टॉक को कौन सा वैल्यू को हम लोग लेते हैं? तो याद रखना उसका कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस दोनों में से जो कम रहेगा उसी वैल्यू को लेके चलते हैं। क्योंकि अगर ज्यादा ले लोगे तो इसका मतलब आप फ्यूचर का प्रॉफिट को मान के चल रहे हो। दोनों में से जो आपको लग रहा है, अगर हमको लग रहा है कि पेन ना मेरा भविष्य में 20 दाम, मान लो इसका दाम अभी 100 रुपया है, अगर मुझे लग रहा है कि 120 रुपया में बिकेगा तो हमको 120 रुपया अभी उसको मान के नहीं चलना है। समझ रहे हैं मेरे बात को? अगर हमको लग रहा है कि नहीं ये 100 रुपया में ही बिकेगा, समझ रहे हैं मेरे बात को? दो बात ध्यान रखना, इसका एक्चुअल वैल्यू था 100, मुझे लग रहा है कि बिकने वाला है 120 में, या मुझे लग रहा है बिकने वाला है 80 में, या तो ज्यादा में या तो कम में। तो हम लोग फ्यूचर का जितना मैक्सिमम हो सके लॉस को कंसीडर करके चलते हैं, प्रॉफिट को कंसीडर करके नहीं चलते हैं। इसीलिए क्लोजिंग स्टॉक का मार्केट वैल्यू मतलब जितना में बेच सकते हैं, और कॉस्ट प्राइस यानी एक्चुअल उसका जो वैल्यू है जितना हम खरीदे हैं, दोनों में से जो कम होता है ना बच्चों, उसी को कंसीडर करके हम लोग चलते हैं। तो देखो यहां पर तीसरा ऑप्शन है इसका हम लोग का सही होगा कि दोनों में से जो कम, यहां देखना ए विच एवरेज लेस होगा बच्चों। ठीक है, दोनों में से जो कम होगा उसको लेके चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कंटीजेंट लायबिलिटी इज शोन इन द बैलेंस शीट ऑन व्हिच कन्वेंशन इट इज बेस्ड। कंटीजेंट लायबिलिटी को शो किया जाता है बैलेंस शीट में किसके अनुसार? तो कोई भी लायबिलिटी को शो करे मतलब दिखा रहे हैं, तो दिखा रहे हैं तो हर एक चीज को दिखाना चाहिए। जितना भी आपका असेट्स है, जितना भी आपका लायबिलिटी है, वो बैलेंस शीट में दिखाना चाहिए। ये किस कॉन्सेप्ट के अनुसार? तो एक कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर के अनुसार। डिस्क्लोजर मतलब ही होता है दिखाना। जो अकाउंट्स नहीं भी पढ़ा है वो भी इसको बता सकता है कि दिखाने की बात कर रहा है, दिखाने की बात कर रहा है, डिस्क्लोज करने की बात कर रहा है। ठीक है, तो डिस्क्लोज इसलिए क्या होगा? कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर होगा। नेक्स्ट, बिजनेस इंटिटी कॉन्सेप्ट मींस, कहता है बिजनेस इंटिटी कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है? तो अभी थोड़ा देर पहले आपको बताए थे, बिजनेस इंटिटी कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि बिजनेस अलग और उसका ओनर अलग होता है। तो देखो यहां ऑप्शन, पहला में सेपरेट एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस, हाँ
बिजनेस एंड बिजनेस टुगेदर नहीं, बिजनेस एंड क्रेडिटर टुगेदर नहीं, बिजनेस एंड नहीं। तो पहला ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन हम लोग का सही होगा। सेपरेट एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस, व्यवसाय का अस्तित्व अलग होता है। किससे? किससे अलग होता है? किससे अलग? तो ओनर से। किससे बाबू? ओनर से अलग होता है। नेक्स्ट, द इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट इज, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का इंपॉर्टेंस क्या है, यानी किसके लिए है? इन्वेस्टर के लिए? ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले पढ़ चुके थे। हाँ, ये क्वेश्चन रिपीट है, सबके लिए है, सबके लिए है ना। हाँ, नेक्स्ट कहता है रिकॉर्डिंग ऑफ फिक्स एसेट्स एट कॉस्ट इंश्योर एडसेंस, मतलब फिक्स एसेट्स को कॉस्ट में ही रिकॉर्ड किया जाए। कहने का मतलब कोई फिक्स एसेट्स आप खरीदे हैं, उसको जितना में खरीदे हैं अपने रजिस्टर में हमेशा उतना ही दिखाते रहे आप। ये किस कॉन्सेप्ट के अनुसार? कॉस्ट कॉन्सेप्ट के अनुसार। किसके अनुसार? कॉस्ट कॉन्सेप्ट के अनुसार। कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि उसका मार्केट वैल्यू अभी कितना है उससे कोई मतलब नहीं है। कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि मार्केट वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, जितना में आप खरीदे हैं रजिस्टर में उतना ही में उसको आप दिखाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन आर, अकाउंटिंग एजम्पशन का फंडामेंटल कौन कौन सा है? तो गोइंग कंसर्न, मैचिंग, कंसिस्टेंसी नहीं, ये नहीं होगा। गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और एक्रूवल, ये होगा। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर जनरली बेस्ड ऑन, अकाउंटिंग प्रिंसिपल जनरली किस पे बेस्ड होता है? इसका आंसर मैं नहीं, इसका आंसर आप बताएंगे मुझे कमेंट में, ठीक है। और ये आज हम लोग का इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। यहां पर हम लोगों का चैप्टर खत्म होता है। आप अच्छे से इसको जरूर पढ़ें। अगर एक बार में नहीं समझ में आए तो दोबारा वीडियो इसको देखें, और अगर कहीं समस्या हो, कहीं प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके जरूर मेरे से पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे हम लोग अगले सेशन में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। आप अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें।